नमस्कार। आज हम फिर चर्चा करेंगे पाचन संस्थान के एक रोग अम्लपित्त। अम्लपित्त और उसका यौगिक प्रबंधन। इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हुए नमन करेंगे, वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अम्लपित्त और उसका प्रबंधन, इसके भी लक्षण, कारण, अम्लपित्त के दुष्परिणाम, सामान्य उपचार, यौगिक उपचार, पथ्य अपथ्य आहार, कुछ विशेष याद रखने योग्य बातें, इनकी हम चर्चा करेंगे। अम्लपित्त का संबंध पित्त या यकृत से ना होकर, जैसे कि हिंदी में हम लोग पित्त ग्रंथि कहते हैं यकृत को, तो उससे ना होकर अमाशय से होता है। क्योंकि हमारे अमाशय से जो पाचक रस निकलता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। उससे मांस तत्वों का विघटन, जो भी हम मांसल पदार्थ खाते हैं या जो भी भोजन में हम लेते हैं, उसमें जो अम्लीक बनाए जाने के लिए जो विघटन करने की, और साथ ही साथ जो भोजन में कोई कीटाणु पहुंच जाते हैं उनका नाश करने के लिए इसका स्राव हमारे अमाशय में होता है। इस अम्ल का निर्माण आवश्यकता से अधिक होने पर अन्न नलिका के निचले भाग में जलन महसूस होती है, खट्टी डकारें आती हैं और पाचन से संबंधित अनेक समस्याएं शरीर में दिखाई देने लगती है। उल्टी की इच्छा होती है, खाया हुआ आहार बार बार मुंह की तरफ रिवर्स होने लगता है, तो इसे हम लोग अम्लपित्त कहते हैं। जब इसके शरीर में उपद्रव की बात करें, किस क्षेत्र में कहाँ होता है, तो ये हमारा अमाशय जो आप देख रहे हैं, इसमें 4 परतें होती हैं एक के बाद एक, और ये 4 स्तरों से होकर, परतों से होकर मिलकर बना होता है। इसके जो सबसे भीतरी भाग की जो परतें हैं, उससे ही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है, उससे निकलता है और उसी से निकलकर हमारे आहार में मिलता है। अमाशय रस को बनाने वाली ग्रंथियां भी इसी आखिरी परत में होती हैं, और इन ग्रंथियों के कार्य में तालमेल न रहने से, क्योंकि सामान्य नियम यह है कि जब हम कोई भोजन करें उसमें उसके बराबर मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतना उसमें अम्ल का स्राव हो जाए, ये तालमेल है, ये सामान्य पाचन का सिद्धांत इसमें लागू होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार ये ग्रंथियां अधिक कार्यशील हो जाने से, चाहे खाना भोजन हमने लिया हो ना लिया हो, खाया हो ना खाया हो, खाली पेट हो या बहुत थोड़ा सा कम खाया हो, और फिर भी उससे जो अम्ल का स्राव होता है वह निकलता ही रहता है। इसलिए वह अम्ल बार बार खट्टा होकर बाहर की तरफ आता रहता है, और इसके फलस्वरूप ही, क्योंकि उसके लिए पाचन के लिए कुछ ना कुछ आहार चाहिए, इसमें हमारी पाचन प्रणाली लगातार उत्तेजित होती रहती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वर्निंग होती है वो पेट के ऊपरी हिस्से और छाती के निचले हिस्से में यह जलन या वर्निंग महसूस होती है। इससे असमय और अधिक मात्रा में जो रस निकलता है या अम्ल का स्राव होता है, पेट खाली होने पर भी जठर भित्ति में अति क्रियाशील एवं उत्तेजित होती रहती है। अम्लता का मुख्य कारण स्वाद पिंडों और लार ग्रंथियों का
लगातार उत्तेजित होना है। परिणाम स्वरूप पाचन क्रिया लगातार होती रहती है और यह जो वर्निंग का सिद्धांत है ये चालू हो जाता है। इसे हम लोग मंद या अल्प अम्लता के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसी स्थिति है जो भोजन करने के कई घंटे बाद हमारे पेट में आमाशय में ही भोजन पड़ा रहता है। यह क्षमता की कमजोरी का द्योतक, जो पाचन क्षमता है उसकी कमजोरी का ये कुछ सिग्नल हैं हमारे लिए कि आपका पाचन कमज़ोर है। इस रोग में लार में भी पाचन रस का जो एंजाइम्स होते हैं वह कम मात्रा में आते हैं। फिर अमाशय की अम्ल और पाचक रस बनाने की कार्य क्षमता भी इसमें घट जाती है। फलस्वरूप सक्रिय पाचन बंद होने से पाचन की पूरी प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और घंटों बाद भोजन पेट में ही पड़ा रह जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसको अक्रियाशीलता। ज़्यादातर यह रोग शुरुआत में उन्हें में ही दिखाई देता है जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं या खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, तो उन लोगों में यह ज़्यादा दिखाई देता है। पहले तो इसके कारण अधिक मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, बार बार भोजन करना, ज़्यादा मीठा खाना, मैदे के से बने हुए पदार्थ ज़्यादा खाना माना जाता था। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कारण सिर्फ कुछ, जैसे आपने तेल मसाला मिर्च वाला भोजन या ज़्यादा मीठा खाया तो उसके ही घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 1-2 दिन ये दिखता था। आधुनिक कारण इसको अम्ल पित्त का कारण एच पाइलोरी जीवाणु को मानते हैं, जो संक्रमित खान पान से हमारे शरीर में पहुंचता है और यह जीवाणु हमारे अमाशय में जो अम्ल स्राव है उनकी क्षमता को बढ़ा देता है और इसके बढ़ जाने से ये हमेशा निकलता रहता है और हमें अम्ल पित्त की दिक्कत होने लगती है। एक और इसका मुख्य कारण है भोजन के तुरंत बाद सो जाना, और कुछ कारण हैं शराब और कैफीन युक्त पदार्थ सेवन, धूम्रपान करना, तनावपूर्ण जीवन जीना, लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियों का सेवन करना भी इसका कारण माना जाता है। और नमक, खारे या खट्टे पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन भी इसका एक मुख्य कारण है। साथ ही जो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन और जो चॉकलेट से जैसे पदार्थों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि ये कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि जो हमारे अमाशय का जो भित्तियाँ हैं उनके रस को बार बार एक्टिवेट करते हैं। तो हम अपने भोजन को नियमित ना करके, नियंत्रित ना करके और अमाशय में हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ भोजन लेकर पहुंचाते रहते हैं, जिससे जो इसका मुख्य कारण जो अभी हमने पढ़ा कि जो लार ग्रंथियां या अमाशय रस में जो रस निकलता है वो निकलता तो रहता है, लेकिन उतना जितनी उसकी सांद्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो नहीं रहता है। उसके सांद्रता में जो जैसे लार निकली तो लार के जो एंजाइम हैं उतने नहीं होते हैं उसमें, देखने में तो मात्रा अधिक है लेकिन उसकी जो सांद्रता है, कौन सा एंजाइम कितना होना चाहिए, यह उसमें नहीं होता है। ऐसे ही अम्ल है, उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अम्ल कम होता है या अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये पदार्थों के सही जो कारण हैं वह बार बार खाना भी इसका एक कारण है। और जब इसके लक्षणों की बात की जाए तो सामान्यतः जो अपच के लक्षण जो हमने कल पिछले व्याख्यान में पढ़े थे
वही लगभग इसमें भी दिखाई देते हैं। पेट और छाती में जलन महसूस होना, खट्टी डकारें आना, मुंह में खट्टा पानी आना, सिर में दर्द, पेट में भारीपन, नब्ज जो हमारी नाड़ी है उसका कमज़ोर पड़ जाना, और जब ज़्यादा अधिकता होती है तो चलने फिरने में भी असमर्थता महसूस होना। लंबे समय से जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं उन्हें सूखी ठसकेदार खांसी भी आने लगती है। मल त्याग में अनियमितता हो जाती है, कभी तो कब्ज महसूस होती है और कभी लूज मोशन या बार बार जाना पड़ता है। गले में जलन, सांस में दुर्गंध, सिर और पेट में दर्द, कभी कभी हल्का बुखार भी महसूस होना लगता है। दिल की धड़कन महसूस होना और कुछ तनावजन्य लक्षण जैसे चिड़चिड़ाहट आदि इसमें महसूस होने लगते हैं। दुष्परिणामों की बात की जाए तो दुष्परिणाम पहले तो इसका मुख्य कारण अपच दिखाई देने लगता है। अपच से ही जो लंबे समय तक अम्लपित्त की शिकायत होती है उसके जो अपच है, अपच के कारण ही कब्ज महसूस होने लगती है, और कब्ज को सभी रोगों का मूल माना है। तो बहुत सारे रोग भी आ सकते हैं, क्योंकि जब पाचन ग्रंथि मंद हो जाती है तो उत्सर्जन की क्रिया भी कुछ धीमी हो जाती है, इस कारण से कब्ज महसूस होने लगती है। दूसरा मुख्य, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्ल का स्राव होता है तो अल्सर जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, या अल्सर भी हो सकता है। और पाचन के सभी रोगों का मुख्य कारण इसको अम्लपित्त को माना जाता है। अल्सर के लक्षण दिखाई देने से या अल्सर होने से बहुत दिन तक ऐसा रहने से अगर फिर भी इसका उपचार सही ढंग से ना किया गया या उपचार होने पर पर्याप्त आराम नहीं मिला तो आगे चल के यह लंबी कैंसर जैसी बीमारियों का रूप भी ले सकता है। तो इनके अगर सही समय उपचार कर लिया जाए तो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। सामान्य उपचार की बात करें तो आहार, चिकित्सा और संतुलित व नियमित आहार, जिसमें तरल पदार्थों का सेवन, जो तैलीय पदार्थ होते हैं इनका ना अपनाएं, इनका सेवन ना करें। साथ ही तुलसी, अदरक, पुदीना, सौंफ का पानी इस रोग में बहुत लाभदायक होता है। ठंडे दूध का सेवन भोजन के बाद अगर किया जाए या जब लक्षण महसूस हों तो भी लाभदायक होता है। बहुत अम्ल बन रहा है और ऐसी जलन महसूस हो रही है तो केले का सेवन भी एक या आधा केले को खा लिया जाए। कुछ ठंडे पदार्थ का भी सेवन इस समय किया जा सकता है। ठंडे पानी से भी लाभ मिलता है। 1 चम्मच जीरा खा के 10 या 5 मिनट बाद उसके ठंडा पानी 1 गिलास पीने से भी इसमें लाभ मिलता है। लेकिन ये लाभ जो होते हैं तुरंत लक्षणों पर असरकारक होते हैं। लंबे समय तक इनका प्रतिदिन उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, ठंडा दूध, ठंडा कुछ लेना ये हर दिन हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास इनके लेने के बाद ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर वो कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। इसके साथ ही यौगिक उपचार की बात करें तो ध्यान रखना है कि अगर अल्सर नहीं हुआ है तब कुंजल और बमन इसमें बहुत लाभकारी होते हैं। वस्त्र धोती भी लाभकारी होती है, क्योंकि जो अमाशय की वित्तियाँ हैं उनको हल्का सा उसमें व्यायाम करवा दिया जाता है, उनकी सफाई हो जाती है, और जो अधिक मात्रा में अम्ल पेट में है उसको बाहर निकाल के भी इससे कुछ समय के लिए लाभ मिलता है। कपालभाति, अग्निसार जैसी क्रियाएं, फिर सूर्य नमस्कार, क्योंकि इस प्रतिदिन के कुछ ना कुछ व्यायाम इसको, जैसे कि हमने देखा है कि ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो अक्रियाशील रहते हैं, बैठे बैठे का कुछ जॉब रिलेटेड करते हैं। साथ ही उदर शक्ति विकासक की क्रियाएं,
आसनों की बात की जाए तो पेट के बल की लेटकर किए जाने वाले आसनों में धनुरासन और भुजंगासन, पीठ के बल पवन मुक्तासन, अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन और पवन मुक्तासन की जो धीरे धीरे क्रियाएं की जाती हैं, एक पैर से, दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से। तो इसमें जो पवन मुक्तासन के से जो वायु, अतिरिक्त वायु रहती है वह बाहर निकल जाती है। पाचन के, जैसे कि हमने जाना कि अंगों पर इसका प्रभाव हल्का दबाव देने से मसाज होती है और फिर उनसे इनकी क्रिया विधि को सही किया जाता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे अभ्यास भी लाभकर होते हैं। प्राणायाम में पहले तो दीर्घ श्वास प्रश्वास या फिर साथ ही जो श्वास प्रेक्षा भी कर सकते हैं 50 से 100 बार, क्योंकि इसको जो हमारी मानसिक रोगों पर इसका बहुत लाभ देखा जाता है, मन को प्रसन्न करने का। साथ ही नाड़ी शोधन का अभ्यास लगभग 10 मिनट तक करने से इससे लाभ प्राप्त होता है। शीतली, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लगभग 5-5 बार। उसके बाद ध्यान और बैठने में यदि समर्थ नहीं है या ज़्यादा लंबे समय तक बैठने में कुछ परेशानी महसूस होती है तो योग निद्रा के अभ्यास इसमें महत्वपूर्ण व सार्थक अभ्यास माने जाते हैं। इन अभ्यासों के ऐसी नहीं कि 1-2 दिन किया और आराम लगा तो फिर छोड़ दिया। और ये अभ्यास मात्र एक औषधि नहीं है, इनको जीवन में उतारना, हर दिन इनका अभ्यास करना और साथ ही यौगिक जीवनचर्या का पालन करने की कोशिश करना, सकारात्मकता बनाए रखना। जैसे फिर बात आती है पथ्य अपथ्य आहार की, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें जैसे कि हम चर्चा की है कि ज़्यादा तले भुने और बेसन मैदा के पदार्थ ना लें। तो उसके विपरीत दलिया, चोकर सहित जो आटे की रोटियां बनती हैं उनका सेवन करें। खाली पेट सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी, शहद व नींबू का रस मिलाकर पीना लाभकारी होता है। मौसमी फल व सब्जियों का सेवन, क्योंकि फल सब्जियों का बहुत अधिक जो उपयोग होता है, लेकिन वह अगर मौसमी नहीं है, बाहर से लाए हुए हैं, तो उनमें जो रासायनिक पदार्थों को उनको बचाने के लिए या बहुत दिन के रखे हुए होते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ विघटन की प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं, ये सही नहीं रहते हैं। आहार संतुलित और कोशिश करें कि प्रतिदिन का आहार एक नियत समय पर लिया जाए। आहार लेते समय सलाद, उबली हुई सब्जियां, ज़्यादा उनको तेल मसाले में तड़का ना दिया गया हो, का उपयोग ज़्यादा लाभकर होता है। और हल्का खिचड़ी दलिया जैसे आहार का सेवन करने की कोशिश करें। ये इनके भोजन से लेने से पाचन सही होता है और इसमें अम्ल पित्त जो है आराम मिलता है। अपथ्य आहार के लिए तेल युक्त तला मसालेदार भोजन ना करें। दही या ज़्यादा दुबला शरीर है तो छाछ का सेवन ना करें। खट्टे पदार्थों के सेवन से भी यह जो अम्ल पित्त की स्राव की जो प्रक्रिया है यह तेज हो जाती है। बासी, अधिक समय का रखा हुआ और दूसरी बार गर्म किया हुआ आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। डिब्बा बंद बाजारू जो बाज़ार से मंगाए हुए आहार हैं इनको ना खाएं। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड और जो भी प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं इनके सेवन से बचना चाहिए। गरिष्ठ और भारी भोजन का सेवन न करें। बेसन, मैदा से बने हुए पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय पदार्थ का सेवन न करें। धूम्रपान, तंबाकू और मादक पदार्थों का सेवन न करें। साथ ही
कोशिश करें कि नियमित आहार, नियमित अंतराल से, अगर आप 3 बार भोजन करते हैं और 2 बार फलाहार करते हैं तो 5 बार, लेकिन कोशिश करें इससे अधिक बार भोजन ना करें। कई बार होता है कि अभी खाया था, आधा घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खा लिया, फिर कुछ ना कुछ खा लिया, तो इससे जो हमारे अमाशय की क्रियाशीलता रहती है वह निरंतर, जो हम लार और अमाशय के रसों का स्राव, चाहे वह डाइजेस्टिव पाचक रस हो या जो पाचक अम्ल हैं उनका स्राव अनियमित होने से फिर उनकी अनियमित स्राव की जो आदत सी बन जाती है वह होता रहता है और इस रोग को बढ़ावा देता है। आहार के तुरंत बाद कोशिश करें कि सोएं नहीं, लेटें नहीं, कुछ देर टहल लें या खड़े रहें, बैठे रहें और चलते रहें, क्रियाशील शरीर को बनाए रखें। इनके अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ समय में ही इस रोग पर हम काबू पा सकते हैं। तनाव से बचें, मन को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। असंतुलित भोजन व अनियमित जीवन शैली भी इसका मुख्य कारण होता है और इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक मात्रा में खाने ना खाएं, कोशिश करें कि भोजन थोड़ा कम करें, मिताहार का पालन करने की कोशिश करें और ना खाने के बजाय 2 या 3 बार भोजन करें। भूख से थोड़ा कम खाएं, खट्टे पदार्थों के सेवन से बचने की कोशिश करना चाहिए। सादा सुपाच्य हल्का भोजन और वह भी ताज़ा हो, मसालों का कम से कम प्रयोग और जो नमकीन पदार्थ हैं या नमक से युक्त हैं, टेबल नमक को भी दूर रखने की कोशिश करें। भोजन के समय 2 घंटे पहले और भोजन करना चाहिए। भोजन का जो समय है और सुबह शाम अवश्य सैर करें। इसके अभ्यास से जो अम्लपित्त की समस्या है उससे दूर रह सकते हैं। अम्लपित्त पाचन से संबंधित रोग है। इसका मुख्य कारण जो हमने पढ़ा कि लार ग्रंथियों और ऊपरी पाचन नाल के पाचक रसों और अम्लों का लगातार स्रावित होते रहना है। इसके उपचार में तनाव प्रबंधन, नियमित जीवन यापन, सही खान पान के साथ साथ सरल सुपाच्य आहार, मन की प्रसन्नता और योग अभ्यासों की मुख्य भूमिका होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह समस्या अगर ज़्यादा लंबे समय से अनुभव हो रही है तो यह हमारे लिए मन से संबंधित है, मानसिक क्रियाओं से। तो मन को प्रसन्न रखना इस रोग में ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। भोजन के समय आत्मचेतना को बढ़ाने की कोशिश करें। ज़्यादातर हम लोग टीवी या गैजेट का प्रयोग करते हुए भोजन करते हैं, तो भोजन को आत्मानंद के साथ करने की कोशिश करें और साथ ही नियमित समय पर भोजन करें। 2 भोजन के अंतराल के बीच कुछ ना खाने का प्रयास करें। अगर हम मन को प्रसन्न नहीं है या मन हमारा साथ नहीं है और खाते जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है और इसके फलस्वरूप जो हम भोजन ज़्यादा खा जाते हैं उसका अपच या अम्लपित्तता इसका मुख्य कारण होती है। जब भी आप तनावग्रस्त, उत्तेजित या उद्वेलित हों उस समय खाना खाने ना बैठें, क्योंकि इस समय हमारी पाचन क्रिया अच्छी तरह पाचक रसों को उत्पन्न नहीं कर पाती है और पूरी चेतना सिर्फ उसी कार्य पर लगी होती है। शरीर मन शांत हो, तनावग्रस्त ना हो, अपने आप में उलझा ना हो, तब हमारा पाचन सही रूप से होता है। यदि आप खाने के लिए बैठते हैं और आप तनावग्रस्त हैं
तो बेहतर यदि यही होगा कि 10 मिनट का शवासन करने के बाद, शिथिलीकरण का अभ्यास करने के बाद फिर खाने के लिए बैठें, तब ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करें जो भोजन है शाम का, इस जो विशेष रूप से शाम का भोजन है, उसे बहुत विलंब से ना करें। दुस्वप्न के कारण भी यह बनता है, और भोजन अगर सूर्यास्त के लगभग आसपास इसको आप ले लेते हैं तो शाम का भोजन, क्योंकि उसके 1-2 घंटे तक आपकी शरीर की चालन क्रियाएं संचालित रहेंगी। और जैसे कि हमने इसके कारणों में पढ़ा है कि सोने की तुरंत बाद, भोजन करने की तुरंत बाद यदि सो जाएं तो यह सभी के लिए अम्ल पित्त का कारण हो सकता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, इस रोग से बचे रहेंगे। कुछ संदर्भ ग्रंथ जैसे कि कल चर्चा हुई थी, तो उनका जहाँ जहाँ से हमने इसको लिया है आप इनको देख सकते हैं। योग और रोग, बिहार स्कूल ऑफ योग या बिहार मुंगेर की योग चिकित्सा चौखंबा संस्थान की डॉक्टर अरविंद साहू की, व्यवहारिक योग कालिदास जोशी जी द्वारा लिखी गई, योग द्वारा रोगोपचार भारतीय योग संस्थान, पाचन तंत्र के रोग वैद्य नवीन भाई ओझा। इसके साथ ही आप कुछ और जैसे प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा की पुस्तक है जिसका नाम है सामान्य रोगों का यौगिक और प्राकृतिक उपचार, उसको भी देख सकते हैं। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।